हेलो बच्चों, आज हम आप बीजी पादपों में निषेचन किस तरीके से होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कल पढ़ा था मादा युग्मकोद्भिद और परागकण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो निषेचन, सबसे पहले तो हमें शब्द का मतलब समझना है, निषेचन होता क्या है। निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों का संलयन क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं, उनका यानी संयोजन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब ये नर युग्मक है कहाँ, हमने ये देखा था जब हमने नर युग्मकोद्भिद बना था। नर युग्मकोद्भिद कैसे बना, सबसे पहले जो परागकोश था इसमें क्या बने, परागकण। परागकण का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे कि दो इसके अंदर चोल होते हैं, यानी दो आवरण होते हैं, एक बाह्य चोल होता है और एक आंतर चोल होता है। और इनके बीच में, बाह्य चोल के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, और बीच में होता है ये केंद्र, ठीक है। ये हमारे परागकण का स्ट्रक्चर है जो यहाँ से निकल रहे हैं। क्या वो स्फुटन होता है परागकोश के अंदर, तो ये सारे परागकण बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये परागकण धीरे धीरे इसके पश्चात जब हमारे इसमें मादा युग्मक को यहाँ पर पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा, उससे पहले इसमें चेंजेस आते हैं, इसमें एक विभाजन होता है इसके केंद्रक में। तो एक केंद्रक को दो केंद्रकों में ये डिवाइड हो जाता है, तो बीच में भित्ति बन जाती है। तो एक तो बन जाता है काय कोशिका, दूसरी कहलाती है जनन कोशिका। अब इस द्विकोश की अवस्था में ये कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर। जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा, वर्तिकाग्र जो होती है इसमें कुछ खास बातें होती हैं। यहाँ पर बसा, सर्करा, रेजिन, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे ये जैसे ही परागकण यहाँ पे पहुँचेगा तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंकुरण होना चालू हो जाएगा। अंकुरण का मतलब है इसमें से नली निकलना चालू हो जाएगी, ठीक है, पराग नलिका निकलना चालू हो जाएगी। तो जो जितना टाइम इसको पराग नलिका को निकलने में लगता है, उस समय को हम कहते हैं अंकुरण का। क्या कहेंगे उसको, अंकुरण का, ठीक है। ये समझ में आ गया हमको यहाँ तक। परागकण जो हमारे यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, दो कोश की अवस्था में जब वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र क्या जानते हो सभी लोग, जायांग में क्या होता है, एक चौड़ा वाला ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका होती है और ये अंडाशय होता है। तो ये वाला हमारा परागकण था, जब कहाँ पहुँच रहा है, वर्तिकाग्र पर, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पर जैसे ही परागण होता है, यानी परागकण यहाँ पहुँचते हैं, तो इसमें अंकुरण चालू हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग एक नली दिखाई दे रही है हमको, ये नली बनना चालू हो जाएगी। इस नली को बोलते हैं पराग नलिका। और ये कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से कहाँ प्रवेश करती है, मादा युग्मकोद्भिद। ये बीच में कौन सा पोर्शन है, बीजांड है। बीजांड में क्या बना हुआ है, मादा युग्मकोद्भिद। वहाँ तक ये नली धीरे धीरे पहुँच जाती है। और ये जो नली का प्रवेश है ये कई तरीके से होता है, या तो बीजांड द्वार से हो सकता है, या ये नली हमारी कहाँ से प्रवेश कर सकती है, बीजांड ये अध्यावरण से होकर के भी प्रवेश कर सकती है इस तरीके से, या सीधा निभाग की ओर से भी प्रवेश कर सकते हैं। तीन तरह से इसका प्रवेश हो सकता है, या तो बीजांड द्वार से, या निभाग की ओर से, या फिर अध्यावरण। जनरली कहाँ से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। जैसे ही बीजांड द्वार से यहाँ प्रवेश करेगी, तो हम एक बड़े चित्र के माध्यम से इधर देख रहे हैं, ये जो नली है, यहाँ पर जो हमारा केंद्रक था, जनन कोशिका का जो केंद्रक था, जैसे नली निकलना चालू होती है, किसमें चेंज हो जाता है, दो नर युग्मकों में बदल जाती है। ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है, दो भागों में बढ़ जाता है, और इससे क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। ये दोनों नर युग्मक धीरे 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 नली में बढ़ते हैं। अब जो नली हमारी प्रवेश करी बीजांड द्वार से, वो सीधे अंड कोशिका में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि कहाँ प्रवेश करती है, सहायक कोशिका के मध्य से, दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश करती है। और यहाँ पर जैसे ये प्रवेश करेगी, तो सहायक कोशिका में क्या हो जाता है, फट जाती है, सहायक कोशिका अपासित हो जाती है। और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो इससे पराग नलिका में छिद्र हो जाता है। छिद्र होने से जो दोनों नर युग्मक हैं वो बाहर निकल आते हैं। एक नर युग्मक का फ्यूजन किससे हो जाता है, अंड कोशिका से, संलयन किससे हो जाएगा, अंड कोशिका से। और दूसरे नर युग्मक को धीरे धीरे अमीबीय गति होती है इसके अंदर, ऑटोमेटिक गति होती है, वो गति धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच जाएगा, द्वितीय केंद्रक तक पहुँच जाएगा। तो दूसरा नर युग्मक इससे मैच हो जाता है, पहला नर युग्मक इससे मैच हो जाता है। तो नर युग्मक किससे मिल रहा है, अंड कोशिका से मिल रहा है, अंड कोशिका से। और क्या बनेगा इससे, युग्मनज, ठीक है। ये हमारा प्रथम निषेचन कहलाता है, सत्य निषेचन है ये क्या कहलाएगा, प्रथम निषेचन, यानी कि सत्य निषेचन। और इसको हम एक शब्द में युग्मक संलयन भी कहते हैं, इसको युग्मक संलयन भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों युग्मक मिल रहे हैं, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। अंड कोशिका किसका काम करेगी, मादा युग्मक का काम करेगी।
सेकंड निषेचन जो है हमारा वो जो दूसरा नरयुग्मक था वो किससे मैच हो रहा है हमारा, जाके द्वितीय केंद्रक से। दूसरा नरयुग्मक किससे मिलेगा, द्वितीय केंद्रक से। और ये क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। अब ये 2n पहले से ही होता है ये वाला, तो द्वितीय केंद्रक में कितने क्रोमोसोम, कितने गुणसूत्र होते हैं, 2n, और इसमें कितने हुए n, ये क्या बनेगा 3n, यानी त्रिगुणित होगा ये कैसा होगा, त्रिगुणित। और इसलिए इसको हम बोलते हैं त्रिक संलयन। इस घटना को क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन, क्योंकि यहाँ पे 3 हमें दिख रहे हैं कि जो गुणसूत्रों की संख्या है कैसे हो गई, त्रिगुणित हो गई। n यहाँ पर है, अगुणित है यहाँ पर, और यहाँ पर द्विगुणित है, तो मिलकर के क्या होंगे, त्रिगुणित। तो ये 2 बार हमारा यहाँ पे निषेचन हो रहा है, इसलिए ये घटना कहलाती है हमारी द्विनिषेचन। यानी आवृत बीजों की एक खास बात है, एक खास विशेषता है कि इनमें क्या होता है, द्विनिषेचन। बाकी किसी भी जगह और एंजियोस्पर्म के अलावा बाकी किसी पौधक में ये नहीं होता है द्विनिषेचन की क्रिया। तो यहाँ पे द्विनिषेचन इनमें खास चीज होती है। युग्मन संलयन के पश्चात क्या बन रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है, और त्रिक संलयन के पश्चात बन रहा है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिससे कि आगे जाकर के क्या बनेगा, भ्रूणपोष। इससे क्या बनेगा, भ्रूणपोष। और इस युग्मनज से आगे जाकर के क्या बनेगा, भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। अब जो भ्रूण होता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो ये भ्रूणपोष उसके लिए क्या करेगा, पोषण का काम करेगा। इस तरह से हमारा द्विनिषेचन कंप्लीट हो जाता है। हमारे इस टॉपिक के अंदर द्विनिषेचन और त्रिक संलयन 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और ये हमारा निषेचन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे। जो आज हम आवृत बीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। निषेचन के पश्चात किसका परिवर्तन होगा, भ्रूण का परिवर्तन। तो हम लोगों ने कल ये चित्र बना करके देखा था, इसमें क्या बना था, यहाँ पे जो हमारा मादा युग्मक कोष था उसके अंदर अंड कोशिका से किसका, नर युग्मक का मैचिंग मिलान हुआ था, संयोजन हुआ था। युग्मक संलयन के पश्चात क्या बना था, भ्रूण का निर्माण हुआ था। तो ये निषेचन हुआ, इसमें निषेचन के पश्चात क्या हो रहा है यहाँ पे, युग्मनज। इसे क्या कहेंगे हम, युग्मनज। ये समझ में आ गया था हमें पहले, क्योंकि नर युग्मक अंड कोशिका से मिला था और इससे किसका निर्माण हुआ था, युग्मनज का। अब ये जो युग्मनज होता है इसमें आगे क्या चेंजेस होते हैं जिससे भ्रूण का परिवर्तन होगा, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। सबसे पहले युग्मनज में क्या होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन होने के पश्चात ये किसमें बढ़ जाता है, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक ऊपर वाली कहलाती है जो निभाग की ओर है, उसे कहेंगे शीर्षस्थ कोशिका, और जो आधार की ओर है वो उसे बीजांडागार की ओर है, उसे कहेंगे हम आधारीय कोशिका। अगला विभाजन इसके पश्चात ये समसूत्री विभाजन हो रहे होते हैं यहाँ पर। इसके पश्चात अगले विभाजन में क्या होगा, जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य का मतलब इस तरीके से, और अनुदैर्घ्य का मतलब इस तरीके से। इसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जबकि आधारीय कोशिका में वही वापस से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और इसके पश्चात ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, नीचे भी ये आधारीय कोशिका भी 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अगले स्टेप में फिर एक विभाजन होता है, लेकिन यहाँ जो पहला अनुप्रस्थ विभाजन था, अनुदैर्घ्य विभाजन था, इसके बैक में होगा, यानी कि इसी के लंबवत होता है। लंबवत दूसरा विभाजन अनुदैर्घ्य होगा, और ये कोशिकाएं कितनी होंगी, 4। जो हमें 2 दिखाई दे रही है, 2 इसके जस्ट कहाँ है, पीछे की ओर है। इसमें अनुप्रस्थ लगातार अनुप्रस्थ आधारीय कोशिका में हमेशा कैसे होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन ही होंगे, और वो 2 से 4 कोशिकाएं। तो यहाँ कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं अनुप्रस्थ विभाजन से, और उन पर जो 2 कोशिकाएं यहाँ दिखाई दे रही है, 2 कोशिकाएं इसके पीछे हैं, क्योंकि अनुदैर्घ्य विभाजन में 2 लंबवत हुआ है ये। इसके पश्चात अगला विभाजन फिर होता है, और अगले विभाजन में जो हमारी ये शीर्षस्थ कोशिका थी जिसमें 4 कोशिकाएं बन गई थी, उसमें क्या ऐसा विभाजन होगा, अब अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। अनुदैर्घ्य विभाजन होने से 4 कोशिकाएं हमें इधर दिखाई देंगी और 4 कोशिकाएं अंदर दिखाई देंगी। इसमें कैसा हो गया, अनुप्रस्थ विभाजन। ऐसे होने से ये कैसे हो गई, 4 तो इधर हो गई और 4 ही पीछे हो गई। अब ये वाली स्टेज कहलाती है अष्टांशक। अब तब भ्रूण कैसा हो जाता है, अष्टांशक हो जाता है। यहाँ पे भ्रूण कैसा था, चतुष्टांशक। देखने में हमको 2 दिख रही है, लेकिन कैसे होती है, 4 होती है, ठीक है। अष्टांशक के बाद में इसमें अगला विभाजन फिर होगा, लेकिन अगला विभाजन होगा परिणत, यानी परिधि की ओर होगा। इधर होगा परिधि की ओर, इस तरीके से एक विभाजन होता है। और ये विभाजन होने से जो हमारा 8 कोश के जो था, जो 8 कोश के वाला स्ट्रक्चर था, वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएंगे, 8 से 16 कोशिकाएं हो जाएंगी। लेकिन 8 कोशिकाएं जो परिधि की ओर है वो कहलाती है बाह्य त्वचाजन, और जो अंदर की ओर है वो कहलाती है आंतरिक परत। तो आंतरिक परत भी हमारी 8 कोश की हो जाती है, बाह्य परत भी हमारी 8 कोश की हो जाती है, जिसे हम बाह्य त्वचाजन कहते हैं। अब जो बाह्य त्वचाजन होती है आगे फिर से डिवाइड होती है धीरे धीरे, इसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं और इससे निर्माण होता है बाह्य त्वचा का। जबकि आंतरिक परत से भरण ऊतक, प्राक, धा, इन सबका
विभाजन होता है। जो हमारे आगे आवृत बीजी पादप होंगे उनमें भ्रूण तक भी होगा, और ये तो चक्री जो भ्रूण तक होता है इसके नीचे प्राकृता होती है। इस तरीके से ये सारा टिश्यू इसमें डेवलप हो जाते हैं। और जो नीचे वाली जो कोशिका थी हमारी आधारीय कोशिका लगातार 7 से 10 कोशिकाओं तक कंटिन्यू विभाजन होते हैं इसमें अंतरस्थ, और ये धीरे धीरे विभाजित होती जाती हैं और एक निलंबक रूप धारण कर लेती हैं। और लास्ट वाली जो कोशिका है इसकी अंदर वो कोशिका फूल जाती है और क्या कहलाती है, सूषिका कोशिका। ये क्या काम करेगी, जो हमारे यहाँ पे क्या बना था, भ्रूणपोष बना था, इसमें ये घुस जाती है और भ्रूणपोष से क्या लेगी, पोषण प्रदान करती है। ये पोषण लेने का काम करती है, किसके लिए, भ्रूण के लिए, क्योंकि भ्रूण जब डेवलप हो रहा है तो उसको किसकी जरूरत है, पोषण की जरूरत है। जो पोषण उसे कहाँ से मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। ठीक है, अब अगली स्टेज में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले गोलाकार था, ये वाला भ्रूण जो था गोलाकार था, लेकिन यहाँ पे कैसी स्टेज हो जाती है इसकी, हृदयाकार, यानी बीच में से कैसा होने लगता है, एक अंदर की ओर इसमें जाने लगती हैं और दो हमारे उभार बनने लग जाते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, हृदय के आकार का। आगे धीरे धीरे फिर और डेवलपमेंट होता है और ये धीरे धीरे खांच क्या होती है, अंदर की ओर घुसती जाती है और धीरे धीरे किसका रूप ले लेते हैं, बीजपत्र का। ये दोनों पार्ट किसका रूप ले लेते हैं, बीजपत्रों का रूप ले लेते हैं। धीरे धीरे बीजपत्र बनने लगते हैं। ये वाला हिस्सा जो कहलाता है इसका प्रांकुर कहलाता है। यहाँ से यानी कि रूप का निर्माण होता है और इस जगह से मूल का निर्माण होता है, इसलिए कहलाता है मूलांकुर। और ये जो हमारा था निलंबक है, यहाँ पर कोई छोटा रह जाता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं भ्रूण का निर्माण हो चुका है। भ्रूण के निर्माण में हम ये देखते हैं कि 2 बीजपत्रों का निर्माण हो गया। बीजपत्रों के मध्य में यहाँ पे प्रांकुर, यहाँ ये बीजपत्रों परिक कहलाता है, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है बीजपत्राधार। यहाँ मूलांकुर है, ये मूल रूप है और ये पूरा भ्रूण ये बन करके तैयार हो गया। और इस भ्रूण को पूरा पोषण कहाँ से मिला, हमको भ्रूणपोष से मिला। और इस तरीके से भ्रूण कहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, बीजांड के बीच में स्थित होता है। भ्रूणपोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है क्योंकि ये भ्रूण के परिवर्धन के काम आ जाता है, जो भ्रूणपोष बना था। अब जो हमारे जो अध्यावरण थे इनसे क्या बन जाता है, बीज का आवरण बन जाता है। ये जो बीजांड है किसमें बदल जाएगा, ये जो बीजांड था बाकी का बचा हुआ ये बीज में बदल जाता है। और जो ये इसके अध्यावरण थे इनसे बन जाता है बीज का आवरण, और पूरे अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। इस तरह से पूरा आवरण बीजी पादपों में भ्रूण के परिवर्तन के बाद क्या बन जाएगा, फल का निर्माण हो जाता है। फल के अंदर बीज बंद हो जाते हैं और बीज के अंदर क्या है, भ्रूण है। कंप्लीट इस तरह से हमारे आवरण बीजी पादपों का पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चारू चारू देखना बंद हो गया क्या, पता नहीं, मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है बंद हुआ नहीं शायद। मैं उसको दवा भी दिया और पता नहीं मेरी आवाज़ ही आ रही है कि बार बार भगवान जाने।